सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, फिलहाल बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये ज़रूर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। 52 वीक हाई से करेंट प्राइस के बीच में कुछ खास आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। बट फिर भी अगर हम इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को देखें तो यहाँ पर एकदम आपको डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलता है। इसके पिछले 5 साल के मीडियन पी 39 का है, बट उससे अगर करंट पी को कंपैरिजन करें तो मीडियन पी ज़्यादा है, करंट पी कम है, जो कि हमें उस कंपनी में नहीं देखने को मिलता है जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। बट जब हम इसके इंडस्ट्री पी को इसके करंट पी से कंपैरिजन करते हैं तो ज़रूर वो ऊपर देखने को मिलता है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी का जो वैल्यूशंस में करेक्शंस आई थी वो कब आया था? जब हमें रेट हाइक्स को लेकर न्यूज़ सुनने को मिली थी, जब मार्केट उम्मीद कर रही थी कि बजाज फाइनेंस के नंबर्स फ्यूचर में स्लो हो सकते हैं। नंबर्स देखा जाए तो स्लो हुए भी, बट अगर इसके ईपीएस के ग्रोथ को देखोगे तो वो ज़रूर हमें कंसिस्टेंट देखने को मिला। भले वो पहले की तरह देखने को नहीं मिला, बट हाँ उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूर हमें देखने को मिली। स्लो डाउन जैसी चीज़ें ज़रूर हुई, बट कंपनी के नंबर्स कभी भी डी ग्रोथ में देखने को नहीं मिले। एक क्वार्टर में देखने को मिला था, बट उसके बाद देखा जाए तो लगातार हर क्वार्टर अच्छे ही थे। अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे पिछले 3 साल का CAGR का, तो अच्छा देखने को मिलेगा। पिछले 1 साल में ज़रूर कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हुए हैं। बट दोस्तों, अगर रेट हाइक के वजह से कंपनी का शेयर अगर गिर सकता है तो रेट कट्स की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस को फ़ायदा भी हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के जो वैल्यूशंस हैं उसमें भी तेज़ी आ सकती है, यानी कि पी एक्सपेंशंस भी हो सकता है और साथ में कंपनी की ईपीएस में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल सकती है। अब देखो, रेट कट्स तो हमें अभी रिसेंटली देखने को मिले 0.25% से, बट आरबीआई का गाइडलाइंस ये है, गाइडलाइंस नहीं गाइडेंस सॉरी, अगले साल को लेकर कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 4.2% तक रह सकता है। अब आरबीआई का टारगेट रहता है, या फिर बोल सकते हैं इंडिया का टारगेट रहता है इन्फ्लेशन को 4% तक रखने का। 4 से ऊपर है तो रेट हाइक्स हमें देखने को मिलेगी, बट अगर 4.2 है तो कहीं ना कहीं रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। और रेट कट्स अगर होता है तो कहीं ना कहीं लोन सस्ता होगा, जिससे अल्टीमेटली एनबीएफसीज और बैंक्स अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करने में बोल सकते हैं काम करेगी। अब इसके अलावा दोस्तों, क्रूड ऑयल भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के इन्फ्लेशंस को नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया का जो टोटल क्रूड ऑयल का नीड है उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें प्राइस देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइजेस ऊपर रहेंगे तो ऑटोमेटिक इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और कम है क्रूड ऑयल के प्राइस तो फिर इंडिया की इन्फ्लेशन आपको कम होती हुई दिखेगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका और रशिया के बीच में थोड़े से डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपको बोल सकते हैं सुधरते हुए दिखे हैं। इस वजह से काफ़ी सारी जो सैंक्शंस लग रखी थी रशिया के ऑयल्स एंड एनर्जी के ऊपर, उसको अमेरिका हो सकता है कि फ्यूचर में हटा दें। और ऐसा होता है तो ऑयल की जो सप्लाई है वो हमें बढ़ती हुई दिख सकती है, और ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई जब बढ़ती है तो डिमांड हमें कम, सॉरी डिमांड नहीं, प्राइस हमें कम होता हुआ दिखता है। डिमांड तो ऑयल का शुरू से ही रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी भी एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकता है क्रूड ऑयल के क्रैश का। बट फिलहाल अगर देखा जाए तो $70 पर बैरल के आसपास क्रूड ऑयल आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। ये अगर $65 या $60 तक आ गया तब हमें रेट कट्स काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल सकते हैं, और जो स्लो डाउन की बातें हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं वो बातें हमें इग्नोर होती हुई भी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अब दोस्तों, HAL की बात करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात करते हैं HAL की। सो HAL से रिलेटेड दोस्तों फिलहाल एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, और वो रिपोर्ट है JP मॉर्गन का, जिसमें उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है HAL को लेकर। अब देखो, ब्रोकरेज हाउस बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर अपने ओपिनियंस को रखते हैं। उनके ओपिनियंस जो भी है वो सिर्फ देखो, ना कि उनके टारगेट प्राइस या फिर उनके रेटिंग्स को। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता है आपको, बाकी आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी चल सकते हैं।
अब जेपी मॉर्गन ने बुलिश कमेंट्री की है, तो क्यों की है भाई, तो चलो देख लेते हैं। तो देखो 2024 की बात करें तो फर्स्ट 9 मंथ, सॉरी 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फर्स्ट 3 क्वार्टर में कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर के इनफ्लो मिले हैं, या फिर बोल सकते हैं कंपनी को काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं। और इस ऑर्डर का जो वैल्यू है वो 56,100 करोड़ है, जो कि फ़िलहाल देखा जाए तो अच्छा है। और यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है कि इस साल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो और भी ज़्यादा में बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि Q4 के पीरियड में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स डिफेंस कंपनीज़ को मिलते हैं। अब देखो दोस्तों, कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है Q3 तक वो 1.3 लाख करोड़ है, जिसको अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो फिर ये 58% का ग्रोथ आपको दिखाता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं वो 1.65 लाख करोड़ तक भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इस वजह से ऐसी कमेंट्री हमें जेपी मॉर्गन से दिख रही है। बट ऑर्डर्स मिलना इज़ नॉट अ बिग डील। ऑर्डर एक अच्छी बात है, चलो ठीक है, बट उसको एग्जीक्यूट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जीक्यूट करोगे तभी आपको रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स मिलते हैं। और अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ थे उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई थी कि जो डिलीवरीज़ की कमिटमेंट की थी एचएएल ने तेजस जेट का, वो डिलीवरीज अभी तक उन्होंने किया नहीं है, और उनके जेट्स भी पूरी तरह से रेडी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देनी है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थी वो भी मैंने समझा दिया। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने बता दिया, बाकी आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया बजाज फाइनेंस के टॉपिक पे क्रूड ऑयल के प्राइस को, वो काफ़ी ज़्यादा दीपक नाइट्रेट के लिए भी सूट करेगा, क्योंकि दीपक नाइट्रेट के जो रिसेंट हमें नंबर्स देखने को मिले वो काफ़ी ख़राब थे। कंपनी के प्रॉफिट्स 50% से ज़्यादा हमें गिरते हुए नजर आए Q-on-Q और एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इसके रीजंस कंपनी ने दिया था। रीजंस दोस्तों ये था कि इनपुट कॉस्ट हमें ज़्यादा देखने को मिली, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, और उसके अलावा कंपनी का जो प्लांट है वो भी मेंटेनेंस की वजह से शट डाउन था। तो मल्टीपल रीजंस कंपनी ने हाईलाइट करती थी, बट अल्टीमेटली अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में डिक्लाइन दिख रहा है तो ये एक अच्छी बात है दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनीज के लिए। और हमने देखा था Q2 के रिजल्ट जब कंपनी ने दिखाए थे, मैं Q2 की बात कर रहा हूँ, 3 की नहीं, तो उस टाइम कंपनी के जो इन्वेंट्री थे वो Q1 के कंपैरिजन में Q2 में ज़्यादा देखने को मिले थे। और कभी भी किसी कंपनी की इन्वेंट्री जब ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम क्या है कि उस इन्वेंट्री को पहले कंपनी ख़त्म करना चाहती है, निकालना चाहती है, तब न्यू स्टॉक कंपनी भरना चाहती है। और जो Q2 में कंपनी का इन्वेंट्री था वो हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल पे था, और अभी के जो कॉस्ट हैं रॉ मटेरियल के वो पहले के मुकाबले थोड़े से कम हो चुके हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि Q2 में जो कंपनी के इन्वेंट्री ज़्यादा थे उस वजह से कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें Q3 में देखने को मिला है। Q3 के इन्वेंट्री अपडेट कंपनी ने नहीं दिया है। अगर Q3 में कंप्लीट इन्वेंट्री निकाल दिया कंपनी ने तो फिर हो सकता है कि कंपनी के जो Q4 के नंबर्स हैं उसमें कुछ आपको सुधार देखने को मिल जाए। और ये सुधार कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट में नहीं, रेवेन्यू में भी दिखनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो कंपनी ने कोई गाइडेंस तो नहीं दिया है कि अगले क्वार्टर में हम कैसे नंबर्स दिखाएंगे, बट जो भी कंपनी नंबर्स दिखाए वो अच्छा होना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और सबसे इंपॉर्टेंट दीपक फेनोलिक डिवीज़न जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में, उसके नंबर्स अच्छे होने चाहिए। Q3 में 1366 करोड़ रेवेन्यू इसी सेगमेंट से जनरेट हुआ था, जो कि फेनॉल का सेगमेंट है। पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ 1% बढ़कर आया, और वही पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 5% कम देखने को मिला। और दोस्तों फर्स्ट 9 मंथ की बात करें तो उसमें 21% की ग्रोथ दिखी है, जो कि पिछले साल के 9 मंथ से अच्छा है। तो चलो ठीक है, एक क्वार्टर अगर ख़राब किया तो अगले क्वार्टर में कंपनी कम बैक कर सकती है, और कम बैक अगर होता है तो फिर दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनीज़ के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शंस रहता है इन सारी कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स को इनसे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है आमी ऑर्गेनिक्स, जिसके बोर्ड्स ने दोस्तों अप्रूव कर दिया है स्टॉक स्प्लिट, जो कि है 1:2 की रेशो में। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि कंपनी के बोर्ड डिसाइड किए हैं कि लिक्विडिटी को बढ़ाना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिस वजह से 1:2 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। सो एज ए इन्वेस्टर ये खबर आपके लिए ठीक है, बट एज ए इन्वेस्टर आप नहीं हो तो फिर चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं से था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।